वेलकम बैक टू कारनामे। मैं हूं आपका होस्ट खुरम और आज हमने सोचा है कि हम अपनी रेगुलर एपिसोड से हटके एक शॉर्ट सीरीज़ आपके लिए लेके आए जिसमें हम विल बी डूइंग शॉर्ट टू द पॉइंट एपिसोड्स, जिसमें हम किसी एक टॉपिक को पकड़ेंगे, किसी एक एक्सपर्ट को पकड़ेंगे और उस टॉपिक को फुली डाइसेक्ट करेंगे। ये टॉपिक जनरली रिलेटेड होंगे करंट अफेयर्स से, कार रिलेटेड करंट अफेयर्स से और करंटली कार मार्केट में क्या हो रहा है। अब आजकल जिस तरह आपने देखा है there is a flood of all the new cars that are being launched। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो ऑटो शो हुआ है उसमें EVs, PHEVs, नॉर्मल गैसोलीन इंजन कार्स, बहुत सारी नई कार्स पाकिस्तान में लॉन्च हुई हैं जो कि बहुत कम होता है। मेरे ख्याल में इट डिज़र्व्स इट्स ओन टॉपिक और आज हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद है नाशिद। Welcome to the show, Nashid. Thank you. So let's dive in and rev up. So Nashid, let's start with the new cars जो कि पाकिस्तान के अंदर आई हैं और इनमें बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो ईदर इलेक्ट्रिक हैं या PHEVs, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो है। आप अभी होके आए हैं, यू वर इन UK फॉर द लास्ट मंथ और सो। उधर बहुत देर से इन चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, तो उधर की मार्केट में आपको क्या नज़र आया है? कितनी EVs पेनिट्रेट कर चुकी हैं? क्या वो 100% कन्वर्ट हो चुके हैं EVs के ऊपर या स्लो ही चल रहा है उधर काम? उधर लॉन्च, अगर मैं थोड़ा सा टाइमलाइन में पीछे जाऊँ ना, तो जो मार्केट शेकअप की थी ना वो टेस्ला ने की थी। और टेस्ला ने सबसे पहले अपनी एक रोडस्टर निकाली थी जो कि बेसिकली एक लोटस लीस की शैसी पे बनी हुई थी। वो तो सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप ही था, बहुत कम बिकी थी, वेरी एक्सपेंसिव। फिर टेस्ला मॉडल S आई थी जिसने मार्केट को हिलाया था EVs पे। मार्केट के अलावा मैन्युफैक्चरर्स को भी हिलाया था। उससे पहले कोई इस पर कोई गौर नहीं कर रहा था। मुझे अच्छी तरीके से याद है 2013 के जिनीवा मोटर शो में मैंने निसान लीफ देखी थी, उनकी जो फर्स्ट जनरेशन थी, और उस वक्त टेस्ला मॉडल S भी थी। तो उस वक्त निसान ने भी उसी वक्त लॉन्च किया था और निसान एक रिनाउंड मतलब ओल्ड स्कूल कार मैन्युफैक्चरर है जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ और सब कुछ है, और टेस्ला ने भी किया था। लेकिन निसान पूरा डाइव इन नहीं किया था और टेस्ला ने उसके सर्वाइवल का था तो वो उसने डाइव इन किया था, और आप देख सकते हैं आज टेस्ला कहाँ से कहाँ पहुँच गए। फिर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने उसको कैचअप करने के लिए काफ़ी कुछ बड़े हेस्टी डिसीजंस भी लिए, उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। और फिर एक ग्रीन और ज़ीरो कार्बन नेट न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल की जो बात करते हैं कि जी ये दुनिया ने कहा जी 2030 तक कोई इंटरनल कंबशन इंजन नहीं चलेगी। फिर मैन्युफैक्चरर्स को बहुत इंसेंटिव्स दिए गए। सो मच सो मुझे याद है 2019 में एक टेस्ला मॉडल 3 जर्मनी में जब मैंने ली थी तो उस पर 7,000 का रिबेट मिला था, हुकूमत ने दिया था, और हमने सिर्फ इस लालच में ली थी कि यार 7,000 का रिबेट मिलेगा तो जब गाड़ी बेचेंगे तो उतनी की बिक जाएगी, विच वॉज अनहर्ड ऑफ। जिसकी वजह से एक शुरू में एक आपको बूम नज़र आया और उसको स्टैटिस्टिकली भी दिखाया जाता था नंबर्स की पिकरियाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। वो जो इनिशियल रश था ना, दैट हैज़ ड्राइड अप अ बिट। सही है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रेगुलर गाड़ियाँ चेंज करते हैं एवरी 4-5 ईयर्स, जिन्होंने एक EV लेके वापस EV नहीं ली और वापस इंटरनल कंबस्शन पे आ गए। सही है। उसकी रीजंस है, उसकी रीजंस मैं यूरोप की बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपोजर थोड़ा वहाँ का है, यूरोप और UK का। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद भी चार्जिंग का एक मसला है, एग्जिस्ट करता है। थियोरेटिकली आप कहेंगे नहीं यार चार्जर अवेलेबल है, मैं मोटर पे सर्च करूंगा तो या ऑटोबान पे जर्मनी में सर्च करूंगा, इधर आ रहे हैं। लेकिन आपको कब ऐसा हुआ है कि आप कभी पेट्रोल स्टेशन पे गए, आप कहेंगे यार ये पेट्रोल स्टेशन ख़राब है? इलेक्ट्रिक EV चार्जर्स में ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, इट्स कॉमन। अच्छा, अब ये नहीं कि पूरा स्टेशन ख़राब है। जनरली तौर पे EV स्टेशन इस तरह के नहीं होते जो मैंने देखे हैं कि एक अलग से पेट्रोल स्टेशन की तरह बना हुआ। यूजुअली तौर पे पार्किंग्स में, सर्विस स्टेशन की पार्किंग्स में, ग्रोसरी स्टोर की पार्किंग में, इकिया की पार्किंग के अंदर शुरू में तो ये फ्री होते थे। अच्छा, अब 4 लगे हुए हैं, 2 ख़राब है, 2 चल रहे हैं, 2 में बंदा गाड़ी चार्ज हुई, ये बंदा गया हुआ है।
आप क्या वेट करेंगे? तो ये एक रियल वर्ल्ड इशू है जो कि मैंने खुद भी फेस किया। अच्छा, दूसरी चीज़ आ जाती थी कॉस्ट की। सही है, जब 2018-19 में हम कैलकुलेशन करते थे दोस्त यार, तो हमने देखा था कि उस वक्त भी एक 320D BMW डीजल वाज चीपर टू रन देन अ टेस्ला, जो कि आप हाईवे पे चार्ज कर रहे हो। एक दोस्त के केस में उसकी कंपनी फ्री चार्जिंग देती थी जस्ट टू इंसेंटिफाइज, तो उसके लिए बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, फ्री में वो चलता था। लेकिन अगर वो हर किसी का नहीं होता, हाईवे पे चार्ज करना महंगा। तो अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ ये कि ये चीज़ हो गई। दूसरी, यूरोप में एक बहुत बड़ा मसला आया है कि इसकी इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव है। उसकी इंश्योरेंस, क्योंकि अब ये ज़्यादातर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ एटलीस्ट टेस्ला के केस में उनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स इस तरह की कि वो बहुत बड़ी बड़ी कास्टिंग्स फ्रंट और बैक यूज़ करते हैं। तो वो जब गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है छोटे से उसमें भी, तो राइट ऑफ बहुत जल्दी होती है, या पार्ट्स नहीं मिल रहा, या ये वो उसकी इतना महंगा है कि इट डज़ नॉट मेक इकोनॉमिक सेंस, तो वो राइट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज़ को ज़्यादा पे करना पड़ा, तो उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ा दिया। आपको मैं जस्ट क्विक एक एग्जांपल दूंगा। रिवियन एक ट्रक है, मतलब अमेरिका में उसको ट्रक बोलते हैं, लेकिन एक पिकअप बेसिकली, अगर मैं डाला कहूँ तो डाला ही है वो। तो उसका जो पूरा साइड पैनल है ना, एक बेड के साइड से लेके दरवाज़ों का, वो सारा एक पीस है। तो अगर वो डैमेज होगा तो पूरा साइड चेंज करनी होगी, वो बहुत एक्सपेंसिव और बैक ऑर्डर्स। आप कंपेयर करें एक टकोमा जो से थोड़ी सी मतलब उसी कैटेगरी की आती है, उसका बेड की साइड वाली स्किन अलग है, दरवाज़ों का फ्रेम अलग है, तो वो कॉस्ट वहाँ से हो जाती है। तो इसलिए अब वहाँ ये एक मार्केट थोड़ी सी पीछे आई है, और जो उनके जो गोल्स थे उसको भी वो रिकैलिब्रेट करना शुरू, मतलब रैशनलाइज करना शुरू हो गए हैं कि यार ऑप्टिमिस्टिक थे बहुत ज़्यादा, रियलिस्टिक पे आ जाए। तो एक और अब उसका एक मैं आपको एक बड़ी बताता हूँ कि मेरी एक बंदे से बात हुई थी 2020 में। बिल्कुल फ़र्क है, वो ये वॉक्सवैगन ऑडी ग्रुप जो ऑडी पोर्शेस और ये सब बनाते हैं, उनके लिए बेसिकली उनके इलेक्ट्रॉनिक्स में कैपेसिटर के साथ डील करता था, क्योंकि ईवीज़ के अंदर कैपेसिटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ही वाज टेलिंग मी के वैग इज़ डिसाइडिंग टू नॉट इन्वेस्ट मच इन टू इंटरनल कंबशन इंजन्स की नई टेक्नोलॉजीज़, कि वो इतना उस पर बैंक कर रहे हैं कि ईवीज़ ही हैं। लेकिन हुआ ये कि अब हैव टू टेक अ यू टर्न, क्योंकि ईवीज़ उस तरह नहीं बिक रही। तो वहाँ का जैसे आपने पूछा, तो मैं इन शॉर्ट के इनिशियल रश हैज़ ड्राइड अप। तो अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। अच्छा, इसी को इनिशियल रश के ड्राई आउट होने को अगर हम आम फहम ज़बान में देखें, तो क्या परसेंटेज ऑफ ईवीज़ आपको उधर नज़र आती है? मतलब अगर 100 गाड़ियाँ आपको दिन में नज़र आती हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस तरह आपको नज़र आता है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर ईवीज़, या इस तरह नहीं? मतलब मेजॉरिटी ऑफ द न्यू कार्स, डाटा आपको न्यू कार्स से तो मिल सकता है ना, आपको किस तरह मिलता है? जो रजिस्ट्रेशन से मिलता है। मेजॉरिटी ऑफ द न्यू कार्स भी जो हैं वो ईवीज़ नहीं है। मेरा ख्याल है नॉर्वे या स्वीडन, किसी एक इस कंट्री में से किसी एक में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ईवीज़ और PHEVs कोई मेरा ख्याल 50% उनका क्रॉस किया या कोई इस तरह की चीज़ हुई है अभी, और ये अभी। लेकिन अगर आप कार्स ऑन द रोड देखें तो मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन अगर मैं अभी देखूँ, मैं 10 गाड़ियाँ देख रहा हूँ, तो उसमें से शायद एक भी ईवी नहीं हो। मेरा ख्याल है 30 या 40 में से एक ईवी होती है। अच्छा, हाँ, मतलब सो डिस्पाइट द फैक्ट कि उन ममालिक में चार्जिंग नेटवर्क अवेलेबल है, किसी न किसी लेवल का अवेलेबल किया हुआ है, अब एब्सोल्युटली मोर देन इट इज़ इन पाकिस्तान। उन शहरों में रीबेट्स दी गई हैं बोथ टू द मैन्युफैक्चरर एंड टू द यूज़र एज वेल। उन शहरों के अंदर शायद लोड शेडिंग वगैरह के भी उस तरह के मसाइल नहीं है जिस तरह हमारे पास है। इसके बावजूद ये उस तरह पेनिट्रेट नहीं कर सकी उन इलाकों में जितना उनके प्लान के अंदर था। जी, फॉर श्योर। एक तो उतना नहीं कर सकी, दूसरा ये कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉर्मल इन माय ओपिनियन। सही है ना, कि ये एक नई टेक्नोलॉजी है। एक तो गाड़ी शहर आपको सड़क पे 50% ईवीज़ नज़र आए तो काफ़ी अरसे बाद आएंगी, क्योंकि पुरानी गाड़ियाँ कितना अर्सा चलती रहती हैं। सही है ना, तो अब अगर आज से भी 50% नई ईवीज़ बिकना शुरू हो जाएँ, तो फिर भी मेरा ख्याल है 20 साल बाद आपको सड़क पे 50% नज़र आएंगी, क्योंकि वो पुरानी गाड़ियाँ 20 साल तो चलती हैं, चल 10 साल जितना भी है उस तरह। तो वो टाइम कब तक आएगा? तो
ओवरऑल भी दुनिया की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि आप देखिए नई गाड़ियों की सेल्स भी कम हो गई हैं दुनिया में, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। पुरानी गाड़ियों की कीमतें महंगी हो गई क्योंकि अब लोगों के पास इस तरह की एक इकोनॉमिक आजकल क्रंच चल रहा है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये अभी इतनी चीज़ों के बावजूद भी वो लैग कर रहा है। टेकिंग दैट क्वेश्चन टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर ईवीज़ आपने देखा है BYD ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, दे ब्यूटीफुल कार्स। बंदा देखता है उनके इंटीरियर्स को देखता है, दे टेंड टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस। आई मीन लुकिंग एट देम, आपकी ऑनरी है, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, इट्स अ ब्यूटीफुल। ऑनरी को आप कंपेयर करें एक छोटी काय 660 सीसी गाड़ी से, तो इट्स द सेम साइज ऑलमोस्ट, इट्स द सेम साइज, और वो आपकी उसको रनिंग। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर आप इनका फ्यूचर कैसा देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर जितनी हैवीली इन्वेस्ट किया जा रहा है इन कंपनीज की तरफ से ईवीज़ के ऊपर, डू यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइड? देखें वो बिजनेसमैन है, सही है, वो मेरे से बहुत, और वो अपना पैसा लगा रहे हैं, मैं सिर्फ बैठ के बात कर रहा हूँ। उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये किया होगा पहली चीज़, तो वो कुछ ना कुछ तो देख रहे होंगे वो, सही है ना। और कई दफ़ा ये होता है, कई दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ये होता है कि आपका गोल लॉन्ग टर्म होता है, सही है। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म गोल की इस एग्जांपल देता हूँ कि चाइना आपको ईवीज़ की गेम में बहुत ज़्यादा नज़र आता है, आपको इंटरनल कंबस्शन में बिल्कुल नहीं नज़र आता। उन्होंने बहुत अरसा पहले ये रियलाइज़ कर लिया था कि हम अपना टारगेट ईवीज़ पे करते हैं क्योंकि हम इंटरनल कंबस्शन इंजन में कैचअप करते हुए बहुत हमें टाइम लगेगा। अब देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उन्होंने शुरू में इन्वेस्टमेंट बहुत की और बहुत रिसर्च की, तो अब बहुत आगे चले गए। तो पाकिस्तान में भी ये जो कंपनीज है, सम आर वेरी गुड एंड वेरी वेरी सॉलिड कंपनीज, उनकी गोल मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि अभी शुरू में चाहे कम सेल्स हों, लेकिन हम एक अपने आप को, टोयोटा के मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टोयोटा की को आप एक IC इंटरनल कंबस्शन में तो उसके लेवल का कोई एक नया एंट्रेंट बड़ी मुश्किल से आएगा, लेकिन EV में जहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करते वहाँ अपनी रेप्यूट वो बना सकते हैं, एक अपने आप को एक बिग मैन्युफैक्चरर और बिग, तो ये गोल है। दूसरा ये पाकिस्तान में जो अभी हुआ है ना, उसकी वजह से मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर आएगा। पहले आप देखते थे कि एक्सपेंसिव EVs आती थी, सही है, ई-ट्रॉन्स आई आपकी, सही है, जो ऑडी ने ऑफिशियली सॉर्ट ऑफ आई आपकी, MG की आई, वो भी आपके पैसों में तो सस्ती है लेकिन पहले तो बहुत महंगी थी, लेकिन वो महंगी गाड़ियाँ थी। अब देखिए आपको छोटी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। अब आपको हॉर्नरी, मेरा ख्याल है हॉर्नरी एक मेजर चीज़ होगी क्योंकि वो उन्होंने प्रॉपर बड़ी लॉन्च की है। ये नहीं है कि यार मैंने 50 गाड़ियाँ मंगवा ली और मैंने बेच दी, फिर तो 3 महीने बाद 50 गाड़ियाँ आ गई, जो हमने पहले देखा है कि होती रही है। तो और भी ये अब बड़े जो चाइना के बड़े ब्रांड्स हैं उनको लोकल कंपनीज़ के साथ, लोकल बिग पार्टीज़ के साथ मिल के यहाँ लॉन्च करें, तो मेरा ख्याल है उससे ये तेज़ होगा। स्विच हो जाएंगे हम लोग, तो हम लोग बहुत नहीं, अभी नहीं। और उसकी ये नहीं कि गलत है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि बिजली महंगी, बिजली चार्जिंग स्टेशंस की अवेलेबिलिटी, दूसरी चीज़ हम मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बाहर ये है कि अच्छा यार मुझे 100 किलोमीटर चलाना होता है या 150 चलाना होता है, तो मैं एक छोटी गाड़ी ले लेता हूँ हॉर्नरी की तरह, सही यार, मेरा 95% ऑफ द यूज़ केस या 99% ऑफ द यूज़ केस उससे पूरा होता है। लेकिन साल में जो 2 दफ़ा मैंने शहर से बाहर जाना है, गाँव जाना है अपने, बाहर के टर्म्स में क्रिसमस में किसी से गाँव जाना है, तो यार मैं रेंट पे गाड़ी लूँगा और मैं चला जाऊँगा। इट मेक्स टोटल फाइनेंशियल सेंस। वहाँ रेंट पे गाड़ी लेना बहुत आसान है। ऑनलाइन आप करते हैं, बुक करते हैं जाके, बहुत दफ़ा तो बंदा भी नहीं होता, कोड डालते हैं, चाबी मिल जाती है, गाड़ी लेकर चले जाते हैं, कोई इंश्योरेंस के असर नहीं होता है यार, इंश्योरेंस भी सारी हुई होती है। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है ना। पाकिस्तान में और इश्यूज़ हैं। आपने छोटी गाड़ी ले ली, छोटी गाड़ी ले ली मैंने जो 100 किलोमीटर चलती है या 150-200 चलती है, सही है, और बाहर जाना पड़ गया, मैंने बाहर जाना पड़ गया, मैं किस तरह जाऊँगा? आपको किसी शादी पे जाना पड़ गया तो लोग कहते हैं कि चौधरी साहब की खुशी फौती में हमारा ये कल्चर है। अच्छा, कमिंग बैक टू जो आपने बात की थी कि मे बी दे आर लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म, आई थिंक दैट इज़ फाइन इफ़ दे आर लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म। और ज़्यादा ख़तरे की बात उस वक्त है अगर वो लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। जिस तरह अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में हमने कुछ EV स्कूटर्स के बारे में देखा है, वो इधर लॉन्च हुए थे और उसके बाद फिर उन्होंने ठीक ठाक कैंपेन्स की, अपने शोरूम्स बनाए। द ग्रुप ओवर हेयर वाज़न्ट बैड ईदर, इस तरह का नहीं था कि वो पहली दफ़ा ही उसका नाम सुना हो। और अब जब उनको मार्केट में 2-2 साल हुए हैं तो जिसकी 150 या 110 किलोमीटर रेंज बताई गई थी, हम अपने ग्रुप में ही अगर देखें तो हमें इस तरह के काफ़ी मिल जाएंगे जिनकी रेंज अब कम होके 110 से 35 पे आ गई है।
So it made sense at 110 kilometers of range, लेकिन वो 35 किलोमीटर के ऊपर वो सेंस नहीं बनाते। तो हमने एक एपिसोड में बात की थी कि क्या बैटरी डिटीरियोरेट करेगी या नहीं करेगी अगर अच्छा ख्याल रखा जाए। मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग मार्केट में आ रहे हैं शायद उनसे बचना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, और मेरे ख्याल में हमारे जो यूज़र्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि किस तरह की बैटरी लेनी चाहिए, कि इन ये जो फ्लड ऑफ ईवीज़ आया है इनमें से कौन किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, किस तरह की उसकी यूटिलिटी है, और उससे क्या एक्सपेक्टेशन नॉट जस्ट नाउ पर ओवर अ पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 5 years और 10 years आपको रखनी चाहिए। तो गोइंग बैक टू आवर ईवी से हम स्टार्ट करते हैं जो अभी लॉन्च हुई हैं। हमारी BYD की बहुत खूबसूरत गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं। देयर इज़ अ सील, देयर इज़ द एटो और एटो 3 जी बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है? आपने थोड़ी रिसर्च की थी उसके बारे में। सील तो मैं चलाई नहीं, लेकिन बैठ के भी देखा हुआ है शोरूम पे, यहाँ नहीं बाहर। और एटो 3 को देखा हुआ नहीं है, लेकिन उसकी देखी है। तो बहुत ऑफ दीज कार्स अगर मुझसे कोई पूछे ना इस वक्त के, तो मैं इनको बहुत अच्छा रेट करूँगा। थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव भी होता है कि अब मुझे अच्छी लगती हैं कि, लेकिन इनमें जो टेक्नोलॉजी है ना, जो लोकल शशके हैं ना, वो एक तो उन्होंने बहुत दी हैं। और फ्रॉम कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं कि सॉफ्टवेयर्स में, यूज़र इंटरफेस वगैरह में जो आपको थोड़ा सा करते हैं, लेकिन अगर वो मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि मैं टेस्ला से कंपेयर करूँ जिसका बहुत रिफाइंड है, लेकिन ओवरऑल बैटरीज आर वेरी गुड। BYD टेक्नोलॉजी, BYD एक बैटरी कहते हैं पावर हाउस है, और उनकी जो LFPs बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज वो बहुत सेफ हैं। उनके चार्जिंग साइकिल्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि वो 3 से 5 हज़ार साइकिल उसके चार्जिंग फुल साइकिल्स बिफोर एनी सीरियस डिटेरिएशन। उनकी सेफ्टी बहुत अच्छी है, यानी BYD की ब्लेड बैटरी जब उन्होंने लॉन्च की थी उसका बड़ा फेमस नेल टेस्ट किया था उन्होंने, कि एक कील ठोक के देखा था और उसको आग नहीं लगती थी। तो और ओवरऑल गाड़ी, और एटो 3 जो प्राइस भी उन्होंने दी है, विच इज़, मैं ये नहीं कह रहा सस्ती है, लेकिन कंसिडरिंग हाउ थिंग्स आर राइट नाउ इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। और अगर आप देखें इंटरनेशनल, इट इज़ ऑन पार विद इंटरनेशनल मार्केट एंड समटाइम्स चीपर। अगर आप कुछ मार्केट से ये सस्ती हैं, तो ये अगर मैं EV के लिए मार्केट में हूँ तो मैं इन दोनों में से कोई भी जो मैं ले सकता हूँ मैं वो लूँ। लेकिन अगेन बात वही है कि क्या ये वो बंदा लेगा जिसकी एक ही गाड़ी है और उसका सब कुछ यूज़ केस निकालना है? मेरा ख्याल है नहीं। एक तो ये एक्सपेंसिव गाड़ी है, अपर मार्केट के ऊपर वाले सेक्शन पे जाएगी, और उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे, जैसे अभी आप देख रहे हैं ई-ट्रॉन जिसके पास है, उसके पास 2 और गाड़ियाँ हैं, जिसके पास टेकन है उसके पास 3 और गाड़ियाँ हैं, सही है। जिसने ZS EV ली थी, ZS EV थी MG की, उसके पास भी और गाड़ियाँ हैं। तो उनके पास इवन सो, और एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कई गाड़ी आती है, कई निसान सुकूरा, वो इवन मैंने जिन दोनों के पास देखी है, उनके पास वो उनकी फर्स्ट गाड़ी नहीं है, ऐसा शौक उन्होंने लेनी थी। जैसे हमने जब ये स्कूटर्स लिए थे, आपने भी लिया था, मैंने भी लिया था, तो हमने शौक के लिए लिया था। हमारी प्राइस रेंज में वो था, तो हमने ऐसा शौक पूरा करने के लिए यार देखते हैं क्या है। तो जिन्हें शौक के लिए ये लेनी है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सील टेस्ला 3 के कंपैरिजन में आती है बाहर, लोग इसको कंपेयर करते हैं, और उन्होंने भी इसको बेंचमार्क करके बनाया। तो अगर आप देखें टेस्ला 3 यूज़ में आपको कितने की मिलती है, और आपको एक लोकल सपोर्ट के साथ एक लोकल अच्छा रिप्यूटेबल पार्टी आपको ये ऑफ़र कर रही है, तो इट इज़ अ वेरी गुड बाय। और दे आर क्लेमिंग कि आपको जनवरी फरवरी में वो दे रहे हैं, डिलीवरीज दे रहे हैं एटो की, और उसके साथ वो इंसेंटिव्स दे रहे हैं, आपको फ्री चार्जर दे रहे हैं जो लोकल आपका घर में लग सकता है। उसके बाद आपको वो मोस्ट प्रॉब्ली, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर वो इतनी जल्दी डिलीवरीज दे रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली ये कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स होंगे, ये लोकल असेंबल नहीं होंगे, तो उसमें कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह भी नहीं होगी। मोस्ट प्रॉब्ली जो बाहर की चीज़ मार्केट होगी उसी तरह की चीज़ होगी। तो वेरी गुड कार्स, बहुत आर वेरी गुड कार्स। अच्छा नाशिद, ये जो जिस कैटेगरी के अंदर BYD की सील और ऑटो जो भी आती हैं, इसी कैटेगरी के अंदर किया की EV5 भी लॉन्च हो रही है। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? अगेन गुड कार, और इसकी एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगती है कि यार ये अभी रिसेंट लॉन्च बाहर की भी और साथ ही यहाँ लॉन्च हो रही है। कब ये
ऑफिशियली लोगों को मिलना शुरू होती है अलग बात है। मेरा ख्याल है अगेन आई एम गोइंग बाय द स्पेक्स जो कि वेबसाइट पे ही उन्होंने डाली हैं और जो पाकिस्तानी मार्केट के लिए होगी, 2 हैं, एक फ्रंट व्हील ड्राइव है और एक ऑल व्हील ड्राइव है। तो रेंज 400 से 600 के दरमियान है, छोटी की 400 है, बड़ी की शायद 600 है, समवेयर अराउंड दैट पॉइंट। एक क्रॉसओवर है, गुड लुकिंग, बॉक्सी शेप। किया कोरियन, दे आर गुड इन ईवीज, इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। Hyundai किया यूरोप का नीरो, कोना, EV6 थी ये, तो कुछ इसमें मसला नहीं होगा। जो सिर्फ एक चीज़ देखने वाली ये है कि यार लकी ग्रुप है, सपोर्ट भी अच्छी है, बड़ा ग्रुप है, कोई मसला नहीं। और भी चीज़ें देते हैं कि बस वो ऑनर करें, जितना अरसे की गारंटी 8-8, 10-10 साल की लोग देते हैं, जनरली स्पीकिंग बता रहा हूँ, सारी इतनी दे रहे हैं बैटरियों की, तो उसको अगर ऑनर करते हैं, चलते हैं, तो अगेन किसी के शौक के लिए अगर किसी के पास दूसरी, तीसरी, चौथी गाड़ी है तो वाई नॉट। ठीक है। तो इस तरह हमने कवर कर लिया। अच्छा, इधर मैं एक छोटी सी मेंशन करना चाह रहा हूँ। अबाउट ऑलमोस्ट 10 मंथ्स अगो हमने बहुत ज़्यादा शोर सुना था जो Hyundai की EVs लॉन्च हुई थी, जिसमें Ioniq 6 थी, Ioniq 5 थी। आई हैवंट सीन अ लॉट ऑफ देम ऑन द रोड्स। मैंने शायद अभी तक इस्लामाबाद में एक Ioniq 5 देखी है, आपने देखी है? नहीं, लेकिन मैं इतना था भी नहीं इस्लामाबाद में। कॉस्ट अगेन they were quite expensive, मतलब 25 million के अराउंड थी, कितने की थी मुझे नहीं पता। Similar to Kia EV। तो वेरी एक्सपेंसिव। अगर आज ऑटो 3 जो है वो 9-ish million, 9-10 million की, 9 million की होती है, तो अब देखें ना, तब एक सिग्निफिकेंट वो चीज़ है ना। और जब एक अगेन आपको 120 सीरीज़ प्राडोज 2.5 करोड़ की बहुत नज़र आएंगी, आपको 300 सीरीज़ भी जो कि इवन 10 करोड़ पे जाती हैं वो भी नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि उनको लोगों को पता है यार ये अभी भी बिक रही है, बाद ही बिकेगी, ये इट्स नॉट मेरा एसेट डाउन द ड्रेन नहीं जा रहा। ईवीज़ में अभी भी वो जैसे दुनिया में स्पेकुलेशन सी एक दिल में डर तो है ना, तो शौक पे पैसे खर्चने हैं। हमने स्कूटीज़ पे खर्चे थे क्योंकि हम उतना अफोर्ड कर सकते थे, हमने खर्च किए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जितना है वो गो डाउन द ड्रेन। तो इसलिए 2.5 करोड़ खर्चते हुए और ये वो सब कुछ, तो मेरा ख्याल है यही रीज़न है, मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये रीज़न है। ठीक है। और मेरे ख्याल में एक वही जो आपने बात की है ना कि द अननोन, द फियर ऑफ द अननोन, वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं अभी पिछले दिनों पाक व्हील्स की एक थ्रेड पढ़ रहा था पुरानी, जिसमें पीपल वर वेरी एक्साइटेड अबाउट द DFS के ग्लोरी, जिस टाइम पे ये लॉन्च हुई थी 580 एंड 580 Pro, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सब कह रहे थे कि ये आएगी, गेम चेंजर होगी, 7 सीटर है, इट्स अ वेरी गुड कार, और पूरी दुनिया के अंदर इसका ये इसने दुनिया हिला दी है। और अब 3 years डाउन द लाइन आई डोंट थिंक इट्स इवन सेलिंग एट द स्टिकर प्राइस। ये इसके अंदर सिर्फ एक अननोन था। EVs के अंदर द अननोन इज इवन। देखिए मेरा अगेन अपना ओपिनियन है कि ये है कि बहुत सी आई थी, सम आर सक्सेसफुल, सम आर नॉट। DFS की ग्लोरी नहीं थी, हवल है और भी है, मतलब नहीं, लेकिन हैवल हैज़ नॉट बीन इन द मार्केट एज लॉन्ग एज DFS के ग्लोरी। तो DFS के ग्लोरी हैज़ बीन फॉर। पॉइंट ये है कि EVs में भी जैसे दुनिया में कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो चलने वाला फैक्टर है वो उसमें रिस्क इन्वॉल्व ज़्यादा हैं। तभी मेरा अपना ये ख्याल है ये छोटी है Hyundai वगैरह, ये लोग इस पे लेंगे, इस पे रिस्क लेंगे लोग और ये निकलेंगी। ठीक है। अच्छा, अच्छी बात है आपने वो छोटी गाड़ियों की बात की। मेरे ख्याल में ज़्यादा कंसर्न फ्यूल इकोनॉमी का EV की वजह से, आई डोंट थिंक एनीवन इन पाकिस्तान is going to buy an EV because of the green initiative। शायद कोई 1-2 हो, लेकिन जनरली जो खरीदी जाएगी वो या शौक की बेस के ऊपर खरीदी जाएगी या वो फ्यूल इकोनॉमी के लिए खरीदी जाएगी। तो वो छोटी गाड़ियों की तरफ आते हैं। तो वी हैव Onry, वी हैव Renko Aria, वी हैव Gigi, उसके बाद शंगन ल्यूमन है, शंगन लेके आ रहे हैं। बॉ कंपनी की 2 हैं, बिल्कुल मुझे उनका नाम भी नहीं पता। मेरा लॉन्च हो गई है वो अभी? उन्होंने वेबसाइट पे डाली नहीं है कि ये हमारी ऑफरिंग्स हैं। उनकी प्राइसिंग वगैरह नहीं है, स्पेक्स भी सॉर्ट ऑफ नहीं है, आपको इंटरनेशनल मार्केट से मिल जाती हैं। अब वो क्या स्टेटस है उनका वो वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद Onry। Onry के बारे में आपका क्या ख्याल है? Onry अगेन छोटी गाड़ियों में इट सीम्स टू बी अ वेरी गुड कार। मतलब अगर आप देखें ना,
इट उसकी जो उसमें इक्विपमेंट है ना, मतलब मोटर्स और बैटरीज, वो ये नहीं है कि किट टाइप चीज़ नहीं है कि आपको बड़ा नज़र आएगा ईवी कन्वर्जन किट्स टाइप, पीछे एक एक्सल है, ऊपर एक मोटर लगी हुई है, वो आप सुजुकी डब्बे भी लगा देंगे वो भी ईवी बन जाएगा। ये फील होता है कि प्रॉपर है, ठीक है, मोटर अपनी प्रॉपर, मतलब डिज़ाइन फॉर इट, यानी कि और प्राइस पॉइंट से भी इट इज़ वेरी क्लोज टू द की कार्स जो कि, और साइज पॉइंट से सिर्फ वेट में थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी साइज़ के हिसाब से इट इज़ वेरी क्लोज टू द काय कार्स जो होती हैं। और इसमें उन्होंने 2 वर्जन्स लॉन्च किए, एक छोटे वाला एक बड़े वाला है। एक में 200 किलोमीटर रेंज मार्केट करते हैं, एक की 300 करते हैं, तो पावर भी थोड़ी बहुत फ़र्क है दोनों में, और टॉर्क भी इस तरह की थोड़ी बहुत फ़र्क है। तो इट्स अ वेरी गुड कार। और इसमें एक से बड़ी एक अच्छी चीज़ है इसमें, मज़े की चीज़ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक में लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज़ हैं और एक में NMC लिथियम पॉलीमर बैटरीज़ हैं। अब मैं एग्जैक्टली मुझे याद है किस वर्जन में कौन सी है, लेकिन उसमें ये होगा कि ये अगर ये इकट्ठी बिकती हैं तो एक गुड डाटा सेट मिल जाएगा आपको कि यार एक ही इन्वायरमेंट में दोनों चली हैं, तो किस तरह का वो आया है, किस तरह का रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स इस लिहाज से कि बैटरी की लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिथियम आयरन फॉस्फेट जो होती है उसके साइकिल ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसकी पावर डेंसिटी कम होती है, इस तरह की चीज़ होती है। तो दिस विल बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। उसकी रीज़न एक और कि ये छोटी गाड़ी चाइना में होती थी, अभी यहाँ आई हैं, अभी ये हार्श इन्वायरमेंट में चलेंगी, इनके बड़े मसले होते हैं, बैटरी हीटअप का मसला होता है। आपने कभी देखा होगा आपका फ़ोन हीटअप हो जाता है, कहता है मैं और काम नहीं कर रहा, बंद हो रहा हूँ, ये बैटरी से ही मसले होते हैं। इसको एक ऐसी जैसे एक नाम दिया हुआ है एंथुसियास्ट चार्ज गेट या इस तरह का नाम की, बैटरी हीटअप हो जाती है, बहुत ज़्यादा हीटअप नहीं कि अपने एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा, कि वो स्लो चार्ज होती है। यानी इवन अगर आप हाईवेज़ पे हैं और अगर आप फास्ट चार्जर लगाते हैं तो वो स्लो चार्ज करेगी, क्योंकि बैटरी उस कंडीशन में नहीं है कि तेज़ चार्ज कर सके। एंड इवन ड्यूरिंग द रनिंग एज वेल, आई मीन आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट द फोन्स, कि फ़ोन कई दफ़ा इस तरह होता है कि आप यूज़ भी कर रहे हो तो वो आपको कह देता है कि एग्जैक्टली वो टेम्परेचर इसका, वो अपर टेम्परेचर भी और लोअर टेम्परेचर भी, एक सर्टन ठंड से नीचे भी। तो कहने का मकसद ये कि 2 फर्क बैटरीज एक ही तरह की शैसी में, एक ही तरह के वेट में, तो अच्छा डाटा सेट मिलेगा। और दुनिया में इतना ज़्यादा नहीं है अभी, कहने का मकसद ये है कि यानी कि ये गाड़ियाँ इतनी कम कॉमन नहीं है और हार्श एनवायरनमेंट में भी नहीं है, तो पता चलेगा इनकी बैटरी कूलिंग कैसी है, कि इनमें लिक्विड कूलिंग है, एयर कूलिंग है, किस तरह का है। तो उससे लेकिन जिस तरह व्हाट इज़ ऑन द पेपर यू लाइक ऑनरी, यस, देखें इट्स अगेन ऑप्शन क्या है, और इट इज़ चाइना। मैं आपको बता देता हूँ ना, ऑनरी के साथ आई है गीगी, इट्स अ 3 डोर 4 सीटर। उसके बाद रिंको आ रहा है, लेकिन उसका चक्कर ये है कि दे ब्रिंग बैचेस आते हैं 10 स्कूटर हैं हमारे वो। हाँ बिल्कुल, हाँ 15 का एक बैच आया वो मार्केट में बेची, उसके बाद 15 का और बैच आया वो मार्केट में बेची, रिंको है। उसके बाद 1-2 और इस तरह की मैंने, शंगन न्यूमैन आ गई, ये बहुत की आ गई, लेकिन शंगन न्यूमैन के अलावा बाकी सारी ना मुझे वही आपका जो आपने कहा कि थोड़े से यूनिट्स आए बेची, और दे डोंट फील लाइक अ कंप्लीटिश कार ना। शंगन न्यूमैन लगती है, ये ऑनरी लगती है कि यार ये गाड़ी किसी कंपनी ने बनाई है और डिज़ाइन अब बनाई है। और सही चाइना में एक बड़ी चीज़ कॉमन होती है कि यार एक चीज़ है वो 4 कंपनियां रीबैच करके बेच रही हैं, तो ये उस तरह की चीज़ नहीं लगती, ये एक नाम लगता है। तो गुड टाइम्स, एक्साइटिंग टाइम्स, आई होप कि ये चलें, और क्योंकि इसमें हमारा और मुल्क की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे जाएगी, इससे सबका फ़ायदा। अच्छा इसी को अगर हम कंक्लूड करें तो मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देयर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ देम हु आर इन द मार्केट फॉर अ न्यू कार, और उनमें से कुछ जो है वो ईवी को भी कंसिडर कर रहे होंगे। तो अगर कोई ईवी को कंसिडर कर रहा है तो उसके लिए कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसे कंसिडर करने चाहिए बिफोर चूजिंग अ पर्टिकुलर वन? अगर कोई छोटी गाड़ी कंसिडर कर रहा है तो उसे क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए? बड़ी गाड़ी अगर कोई कंसिडर, देखिए मैं अपने पे रख के लेता हूँ, लेट्स से इफ आई एम इन द मार्केट टू बाय एन ईवी और बाय अ कार एंड ईवी इज इन माय शॉर्ट लिस्ट, तो मैं सबसे पहले तो एक फैक्टर्स तो होगी ना कि क्या ये स्पेसिफिक गाड़ी मेरा यूज़ केस पूरा कर रही है, ठीक है, यूज़ केस क्या इसकी रेंज इतनी है कि मेरे 95% ऑफ द यूज़ केस या 99% ऑफ द यूज़ केस पूरा हो रहा है। अगर मेरी शहर की रनिंग है, क्या वो सही है? क्या मैं घर पे सोलर लगा सकता हूँ ताकि मैं इसको सस्ता चार्ज कर दूँ, सही है? तो ये चीज़ हो गई। अगर ये चीज़ें ऐसी हैं तो फिर मैं कहता हूँ अच्छा यार मैं ईवी की तरफ जा सकता हूँ। मैं ईवी की तरफ जाऊँगा ना तो फिर मैं उसी चीज़ पे वापस आऊँगा जो मैंने पहले थोड़ी सी की थी कि वो अननोन फैक्टर, फियर ऑफ द अननोन।
तो वो आप मिटिगेट थोड़ा सा किस तरह कर सकते हैं कि यार ग्रुप कैसा है, सपोर्ट कैसी। अभी तो सारे कह रहे हैं कुछ 6 साल 8 साल 10 साल वारंटी है, वो 10 साल में कंपनी ना हुई तो आप इधर जाएंगे वारंटी के लिए। हमारे यहाँ कंज्यूमर लॉज उस तरह के तो है नहीं कि हम जाके कंपनी या किसी को पकड़ सकें। तो शायद ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अभी आपको मैं बताता हूँ, अमेरिका में आपने कंपनी का नाम सुना होगा फिस्कर। हाँ जी, फिस्कर है ना, वो कंपनी 2 या 3 दफ़ा बैंकरप्ट हो चुकी है। अभी उनकी एक गाड़ी थी, वो मेरा ख्याल है $70,000 समवेयर अराउंड दैट फिगर, वो बिकी हैं और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। और नाउ देयर इज़ नोबडी टू ओन दोस, मतलब उनकी सर्विस और वो सब कुछ ओन करने को। इतनी टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स गाड़ियाँ होती हैं कि हर कोई नहीं खोल के बैठ सकता यार। वो 10-15 हज़ार डॉलर की बिक रही हैं। हाँ, मतलब बगैर सपोर्ट के निसान नहीं चल सकी इधर जब गंदारा। तो आप सबसे पहले कमिंग बैक टू द पॉइंट के देखें किस ग्रुप कैसा है, सपोर्ट कैसी है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मार्केट में जो ग्रुप्स बड़ी अरसे से उनकी रिप्यूट का पता है कि किस तरह की रिप्यूट है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है क्या। दूसरी एक और चीज़ जो थोड़े से बाद पता चलेगी वो ये है कि दुनिया में कितनी बिकी है। क्यों? क्योंकि स्पेयर पार्ट्स OEM अभी इन्होंने टोयोटा कोरोला या होंडाज या रखी हुई हैं, कितने हम लोग ओरिजिनल कंपनी के पास जाते हैं स्पेयर पार्ट लेने, हम मार्केट में जाके आफ्टर मार्केटिंग लेते हैं, तो फिर इनके भी वो लेने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें देखिए अवेलेबिलिटी। हाँ, तो सबसे पहले देखें कि आपका यूज़ केस पूरा कर रही है। अगर यूज़ केस पूरा कर रही है और आप EV ले सकते हैं तो फिर आप उसको शॉर्ट लिस्ट में इस तरह देखें यार कंपनी कैसी है। और एट द एंड ऑफ द डे तो चॉइस है। तो गाड़ी शौक से भी लेता है तो बंदा, मेरा हर किसी को ये मशवरा होता है कि जाएँ, बैठें, अपनी फैमिली को लेके जाएँ, बैठें, उसमें आप 2 गाड़ियाँ अगर बाकी सब कुछ सेम है तो दोनों को बैठ के चलाएं। थोड़ा सा अगर आपको वो चलाने देते हैं, देखें आपको पसंद आती है, जो पसंद आती है फिर उस पर। अच्छा नाशिद, लास्ट क्वेश्चन अबाउट EVs बिफोर वी कंक्लूड। ये जो आपने बताया था अभी कि आपका यूज़ केस बनता है या नहीं बनता, उसमें आपने रेंज की बात की थी। सो इफ़ ऑनरी इज़ क्लेमिंग 300 किलोमीटर्स, क्या वो 300 किलोमीटर हर तरह की इन्वायरमेंट में है? लाहौर जिस तरह निस्बतन फ्लैटर एरिया है, क्या ठोकर से लेके एयरपोर्ट तक के 20 किलोमीटर जो हैं या 30 किलोमीटर वो इस्लामाबाद के 30 किलोमीटर की रेंज के बराबर होंगे? क्योंकि इस्लामाबाद में अप्स एंड डाउन्स हैं, आप इस्लामाबाद की ट्रैफिक डायनामिक्स डिफरेंट हैं। तो क्या, एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये रेंज जो है ये नई गाड़ी की है और 2 साल बाद ये नहीं रहेगी? क्योंकि हमने जैसे हमने बात की थी वो E-स्कूटर्स में हमने देखा है कि वो 3 गुना कम हो गई है। तो E-स्कूटर का शायद फिर भी कुछ लोगों का यूज़ केस निकल आए 30 किलोमीटर की रेंज के साथ, लेकिन एक कार का अगर वो 1/3 पे रह जाती है 2 साल 3 साल के बाद, तो उसका यूज़ केस नहीं निकलेगा अगर वो 50 किलोमीटर उसकी रेंज रह गई होगी। अगेन सवाल बड़ा सिंपल सा है, लेकिन काफ़ी इसका डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स आंसर है। हम इसके लिए इन रेंजेस के बारे में प्रॉपर एक वो भी करेंगे, लेकिन क्विकली मैं आपको बताऊं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, दुनिया में हर जगह एजेंसीज़ होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली इनको सर्टिफाई करती हैं, यानी कि गवर्नमेंट होती हैं, एजेंसीज़ होती हैं। आप ये देखोगे कि एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन हो सके कि इस गाड़ी को भी इस तरह चलाया और इस गाड़ी को भी इस तरह चलाया और इतनी रेंज और इतनी माइलेज, यानी पर किलोवाट आवर इतने मिले हैं या पर लीटर पेट्रोल और डीजल में इतने मिले हैं। हमारे यहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो बेसिकली मैन्युफैक्चर कुछ भी कह सकते हैं, पहली चीज़। तो ये तो हो गई ये माइलेज और उसकी। तो अच्छा, अब मैंने जो देखा है एक ट्रेंड वो ये है कि ये कंपनियां जो रेंज मार्केट करती हैं कुछ उसमें नीचे लिख देती हैं कि इस स्टैंडर्ड के तहत हमने चेक किया। वो स्टैंडर्ड्स में अगर आप जाएँ तो उसमें इस तरह होता है, अच्छा यार ये 40 मिनट का टेस्ट होगा, इसमें ये हाईवे ट्रैफिक होगी, ये इस तरह की होगी, ये उस तरह की होगी। उसमें पहाड़ी वगैरह नहीं होती यूजुअली तौर पे। तो पहली चीज़ का आंसर, फ्लैटर से इस्लामाबाद पर जिसमें चढ़ाई उतराई है उसमें फॉर श्योर इधर कम माइलेज मिलेगी, उधर आपको ज़्यादा मिलेगी। आपके ड्राइविंग पैटर्न के आप कितनी तेज़ एक्सेलरेट डिसेलरेट करते हैं उससे भी फ़र्क पड़ेगा। ऑल्दो EVs में एक एडवांटेज होता है कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, लेकिन उसमें लॉसेस होते हैं, तो एग्जैक्टली वो नहीं होगी। अच्छा, अब वो लेकिन वो तो वैलिड है ना पेट्रोल गाड़ी के लिए भी, कि अगर आपको 15 की मिलती है, मुझे 12 की मिलती है, तो मेरा ड्राइविंग स्टाइल वो है। अब हम रेंज पे आते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये कंपनीज कहती हैं कि हमने इस स्टैंडर्ड के तहत, पाकिस्तान का तो कोई है नहीं, तो बाहर के किसी स्टैंडर्ड का नाम ले देती हैं ये कि हमने इसके तहत ये मार्केट की भी है। मैंने एक चीज़ इसमें देखी है कि 2-3 मैंने अभी कोई रिसर्च की थी, उसमें सारे NEDC का बोल रहे हैं। NEDC एक बेसिकली रिलेटिवली आउटडेटेड स्टैंडर्ड है, उसको रिप्लेस कर दिया WLTP ने, ठीक है ना। अब आजकल के दुनिया के स्टैंडर्ड अगर मैं रफली कहूँ कि 4 स्टैंडर्ड्स हैं। EPA अमेरिकन है, WLTP और NEDC यूरोपियन है, और CLTP समथिंग ये चाइनीज़ है, सही है।
NEDC की जगह WLTP आ गया है, अब सारी कंपनीज वो उनको करना पड़ता है। EPA अमेरिकन है और CLTP चाइनीज़ है। ये सारे उसी तरह ही हैं कि अगर आपको कंपनी कहे कि यार 20 की एवरेज मिलेगी पर लीटर, तो 20 की नहीं मिलती, कम मिलती है, तो इससे कम मिलेगी आपको। लेकिन अगर मैं इन सारों में कंपेयर करूँ तो NEDC जो था वो बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक, सही है ना, कि वो जितना बता रहे हैं उतनी मिलेगी। मतलब तभी उन्होंने चेंज किया, WLTP पे लाया, अपना टेस्टिंग पैटर्न चेंज किया कि यार थोड़े से रियल वर्ल्ड के करीब हैं। इन सब में EPA जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है वो कहा जाता है कि वो सबसे ज़्यादा रियल वर्ल्ड आपकी जितनी आपको मिलेगी उसकी अक्कासी करता है, उसके करीब तरीन है। CLTP बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है, सही है। तो जो भी उन्होंने मेंशन किया ना, अगर आप दो कंपनीज को कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि क्या दोनों NEDC हैं या एक NEDC है एक WLTP है। तो ये WLTP कम बता रहा है, NEDC ज़्यादा बता रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो सकता है वो रियल वर्ल्ड में आपको ज़्यादा देते, सही है। और अगर एक CLTP बता रहा है तो उसके बारे में तो पता नहीं, द ज्यूरी इज स्टिल आउट, क्या बनता है उसका, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ ये तो उसका हो गया, टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। कोल्ड टेम्परेचर्स में आपकी गाड़ी की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेंज कम होती है। पाकिस्तान में इतना कोल्ड टेम्परेचर नहीं होता तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा आपने आया है कि लॉन्गेविटी, कितना अरसा तक आपको वो रेंज मिलेगी। जैसे कंपनीज बोलती हैं कि जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट के 2000 से 5000 साइकिल्स होते हैं, NMC जो लिथियम पॉलीमर बैटरी है उसके तकरीबन 2000 तक होते हैं, 1000 से 2000। तो बैटरियाँ डिटेरिएट करती हैं, लेकिन ये नहीं है कि एक साल में जो स्कूटर्स में लेड एसिड बैटरियाँ थी कि आपकी 1/3 पे आ गई, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है लाख, अगर ये अच्छी गाड़ियाँ अच्छी कंपनी है तो 1,00,000-1.5 किलोमीटर बाद भी आपको 95% ऑफ द रेंज मिल रही हो। तो दिस इज़ नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू कंसिडरिंग कि आपने शुरू में सही चॉइस की थी। ठीक है। मेरे ख्याल में दैट्स ऑल वी हैव इन दिस, एंड दिस इज ये सारा कुछ बहुत क्विक समराइज है, ये बहुत डीप टॉपिक्स हैं। एंड वी आर गोइंग टू डू बैटरी टेक्नोलॉजीज, कूलिंग टेक्नोलॉजीज, गाड़ी के अंदर हीटिंग टेक्नोलॉजीज़ की, हीटर किस तरह के लगे हुए हैं, चार्ज पंप्स हैं या आपके वो रेजिस्टिव हीटर्स हैं, तो इस सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर हम एक बात पर एपिसोड करेंगे इन अ रेगुलर सीरीज। यूज़र्स, आज हमने जो बात की है टू कंक्लूड वो ये है कि पाकिस्तान में अभी एक बहुत बड़ा EVs का सैलाब आया है, और हम में से बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ये सोच रहे होते हैं कि यार मैंने अगर 40 लाख की एक की कार लेनी है या मैंने कल्टस लेनी है, तो क्या मैं उसकी जगह एक EV ले लूँ, जो क्या वो मुझे बेहतर सर्व कर सकती है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेरे ख्याल में नाशिद ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर किए हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपने ये फैसला करने से पहले ग्रुप को देखना है कि क्या वो ग्रुप इज़ हेयर टू स्टे, या वो ग्रुप इतना रिलायबल नहीं है, बैचेस में गाड़ियाँ मंगवा रहा है, आज है कल नहीं होगा। आपको उसकी सपोर्ट के अंदर बाद में मसले आ सकते हैं। दूसरी चीज़, क्या आपका यूज़ केस बनता है। यूज़ केस अगर आपका 60 किलोमीटर्स अ डे स्कूल आना जाना विद इन द सिटी है, तो हो सकता है आपका बहुत अच्छा यूज़ केस बन जाए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर आप वीकली बेसिस के ऊपर इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि चले बेरा में एक चार्जिंग स्टेशन है, लेकिन क्या जब आप उधर पहुंचेंगे तो आपको वो वेकेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। और इन जनरल EV आर दे हेयर टू स्टे? आई थिंक दैट्स इट्स अ लिटिल टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि जिस तरह हमने बात की थी यूरोपियन ममालिक की और UK की, जहाँ पे इनके ऊपर बहुत पहले से काम हो रहा है, वहाँ पे भी इनकी पेनिट्रेशन उस तरह की नहीं हो सकी जिस तरह की वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। 2 out of 40 cars on the road which are EVs is not a big number जिसके ऊपर हम कुछ ऐसी एनालिसिस बेस कर सकें। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।